जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस वीक में जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो तकरीबन रेंज बाउंड रही है। पिछले जो शुरू वाले जो दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को थोड़ा सा मार्केट ने डल परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन आज के दिन में एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त रिबाउंड दिखाया है और हमारी जो स्टॉक पिकिंग्स है एज यूजुअल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। लास्ट वीक फराज ने अपने एंड से ये भी दिखाया था कि जितनी भी हमने कॉल्स दी हैं ओवरऑल 90% का विनिंग रेट चल रहा है। ऐसा सक्सेस रेट माशाल्लाह बहुत ही कम देखने को मिलता है। यूजुअली ये कहा जाता है कि आपकी ओवरऑल अगर मैं ये उनकी बात कर रहा हूँ जो टेक्निकल एनालिस्ट, मशहूर टेक्निकल एनालिस्ट है, वो ये कहते हैं कि अगर आपका सक्सेस रेट 50% से 60% के दरमियान भी हो विद अ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:2 या 1 कम से कम 1:1, तब भी आप बहुत आउटस्टैंडिंग एक ट्रेडर होते हैं। ठीक है। अच्छा, इट्स बिन ऑलमोस्ट 1 मंथ जो हमने लास्ट दिसंबर के अंदर मैंने फराज भाई और नईक भाई ने मिलके एक सेशन किया था जिसमें मैंने 2025 की आप लोगों को टॉपिक्स बताई थी। आज के दिन मैं थोड़ा सा उसका रिव्यू भी दे देता हूँ। उस पूरे पोर्टफोलियो ने ऑलरेडी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर दिया है और ये होता है कि ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा कंपनीज को समझते हैं, थोड़ा सा आपको पता हो कि कौन कौन से सेक्टर्स जो ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, तो यू कैन इजीली बीट द मार्केट। चलें आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू फराज भाई। फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें जो लास्ट टाइम हमने पिक्स बताई थी। जी अमार, थैंक यू वेरी मच। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। और सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना है, आप लोगों ने हमें इतने ज़्यादा गिफ्ट्स भेज दी ऑफिस में, थैंक यू वेरी मच। और जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी, ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया आप लोगों का। सरमाया ज़र के ऊपर सब्सक्रिप्शन जो आप लोगों ने लिए वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा थी। जो यूट्यूब के ऊपर हमारी इंगेजमेंट रेट थी ऑलमोस्ट उसका 50% आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिए, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसका ये मतलब है कि शो की इंपॉर्टेंस और वैल्यू को आप लोग समझ रहे हैं और मेरे ख्याल में पैसे बन रहे हैं, तो आप लोगों ने जाके सब्सक्रिप्शंस मॉडल को चूज़ किया है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह मिलकर और बेहतर काम करेंगे। जो हमारी सक्सेस रेट चल रही थी लास्ट ईयर वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने तकरीबन जो फॉरेक्स स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीए शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। क्रिप्टो कमोडिटी को मिला के थी वो 86% विन रेट थी। 28 ट्रेड कॉल्स थी, 28 में से 24 टीपीज हमारी हिट हुई थी, मैसिव विन रेट। जो हमारी स्टॉक्स की थी वो तकरीबन हमारा 93% का विन रेट था। 51 ट्रेड्स हमने क्लोज की थी, 4 के एस एल से हिट हुए थे और 47 की टीपीज हुई थी। सो ये शो करता है कि आप लोग इस चीज़ को वाकई में वैल्यू कर रहे हैं और जिस तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है वो बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे चलते हैं। जो रीसेंट कॉल्स थी उनको रिव्यू कर लेते हैं। एक हमारी 7 जैन की कॉल थी ये GCIL की, कि ये इसमें हिडन डाइवर्जेंस है, ये परफॉर्म कर जाएगा, एटलीस्ट 19 को जाके टेस्ट करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके इसने दोनों टारगेट्स को हिट करा दिया। सेकेंडली लास्ट वीक हमने पैकेजेस के बारे में कहा था कि ये इस जोन में आए तो बाय करें। उसी जोन में आया, नीचे टेस्ट किया और फिर आज टेस्ट करने के बाद बाउंस करके ऊपर चल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्दी इंशाल्लाह इसके टीपीज हिट हो। BTC हमारी फर्स्ट टीपी के करीब था और स्टॉप लॉस थोड़ा सा हंट हुआ हमारा और उसके बाद दोबारा से परफॉर्म कर गया। लेकिन लास्ट वीक यही था कि ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और इजीली जाके 108 को टेस्ट करेगा, और इसने 110 के हाइज लगाए। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ कि ये ट्रेंड इसकी कंटिन्यूशन थी और वैसे ही हुई है। नयास 100 हम लोग 20,800 से लॉन्ग है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20,250। राइट नाउ ये 5% बढ़ गया जहाँ से हमने एंटर हुए थे, और हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अपने ट्रेंड को आगे भी कंटिन्यू करें। इसके ऊपर डिटेल से आगे बात करेंगे। गोल्ड मैसिव हमारी राइड रही है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने दिसंबर के शुरू में कहा था कि दिसंबर के आखिर में इसको जाके खरीदिएगा। जनवरी इसके लिए बुलिश मंथ है और उसके बाद देखिएगा क्या होता है। और ऑलमोस्ट ये अपने हाइस के करीब है इस टाइम। लास्ट वीक भी जो हमने सजेस्ट किया था कि या तो ये नीचे आए 26, 81, 85 के करीब, तकरीबन वहाँ पर आए, या फिर ये 27, 25 के रीजन को ब्रेक करे तो फिर एंट्री लीजिएगा। इसने 27, 25 को ब्रेक किया,
और इस टाइम ये 2778 के हाइज लगा के उधर ही कहीं पे ट्रेड कर रहा है। वंस अगेन मैसिव गेन्स, सो फिनोमिनल हफ्ता रहा है अभी तक। फिर अगर आप लोगों को याद हो, मार्लिन पॉन्ड मैंने एक क्रिप्टो हाईलाइट किया था और इसके बारे में कहा था कि ये जब यहाँ पे नीचे आएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, यहाँ बाय करें, स्टॉप लॉस इस हाई लो के नीचे होगा। और अमार इसके ऊपर भी तकरीबन 30-35% के गेंस हुए हैं। ये कल ही इसने जाके अपने टीपीस हिट किए विद इन नो टाइम और एग्जैक्टली उधर से ही बड़ा और परफॉर्म कर गया। जीयू लास्ट 2 वीक से एक तो हम एक डाइवर्जेंस एक्सपेक्ट कर थी और डाइवर्जेंस के बाद लोअर हाई के ऊपर हमने ये कहा था कि अगर ब्रेक करे तो बाय करें। तो लास्ट वीक तो नहीं हुआ, ट्रेंड में रहा, फिर कंसोलिडेशन में गया। अब जो लास्ट वीक हमने हाईलाइट किया था, ये लास्ट से लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ जब डाइवर्जेंस थी, जो लास्ट वीक हाईलाइट किया था कि ये ब्रेक करे 1.23 300 को तो एंट्री लीजिएगा, या ये इस जोन में आए तो एंट्री लीजिएगा। अगर आपने बाय लिमिट या बाय स्टॉप दोनों ऑर्डर्स लगाए होंगे, ट्रिगर हो गया होगा। और राइट नाउ ये भी ट्रेड बहुत अच्छी पॉजिटिव में जा रही है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके टारगेट्स 1.24 700 के, राइट नाउ 24 400 को हाई तकरीबन इसने लगा के आया है। ये भी बहुत अच्छी ट्रेड्स रही हैं। सो अब तक हमारी जितनी कॉल्स चल रही हैं, जिनके अभी तक एसएल्स या टीपीज नहीं हिट हुए, जो ट्रिगर हुए हैं, उसमें पीएसओ था, लकी है, अटक रिफाइनरी है, पैकेजेस है, ये ट्रेड कॉल्स स्टिल इंटैक्ट हैं। जो टीआरजी फिरोज एआईसीएल की है वो अपने बाय लिमिट्स ऑर्डर्स पे आई नहीं, लेवल्स पर आई नहीं। सो ये ओवरऑल रिव्यू था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा चल रहा है, ना सिर्फ कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट को हम सबको अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। सो ऑल गुड फ्रॉम आवर साइड। अमार, बैक टू यू। मैक्रोस के ऊपर क्या अपडेट है और कुछ ऐसी चेंजेस तो नहीं आई जिससे हम घबराना शुरू कर दें अभी तक? ज़बरदस्त हो गया। चलें, क्रिप्टो को तो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है कि उसने ट्रम्प के आने का सल्यूट किया और हमने पहले से एक बताया हुआ था कि ट्रम्प जो है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट फ्रेंडली भी है और आपका जो क्रिप्टो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करता है। तो उससे आने से हमें नज़र आ गया कि स्टॉक मार्केट भी बड़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है और साथ साथ जो है आपके क्रिप्टो भी परफॉर्म किया है। इसके अलावा अगर आप उसकी लेटेस्ट स्पीच भी देखें तो उसने बहुत ज़्यादा बात की है एनर्जी के ऊपर कि हम अपने ही कंट्री के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा ऑयल की ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे, हम यहीं से एक्सप्लोरेशन करेंगे और उससे हमारे जो है अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। और एज एक्सपेक्टेड ये भी पता था कि वो टैरिफ की बातें करेगा, तो चाइना की टैरिफ की भी उसने बातें की, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर सबके ऊपर उसने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम खुद इतने इंडिपेंडेंट बनेंगे कि हमें किसी के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। सो उससे स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया और बल्कि चाइना के ऊपर जो है वो थोड़ा उल्टा ही इम्पैक्ट आया। अगर आप चाइना की स्टॉक मार्केट भी अभी रिसेंटली जाके देखेंगे तो 1-2 वीक से वो थोड़ा नीचे है। ऑन दी अदर हैंड जो यूएसए की मार्केट है वो आपके सामने ऊपर है। चलें पाकिस्तान के ऊपर आते हैं और हमने ऑलरेडी ग्लोबली लास्ट टाइम भी बताया था कि हालात बिल्कुल ठीक है, सारे आपकी जीडीपी ग्रोथ वगैरह बहुत बेहतरीन चल रही है। पाकिस्तान के ऊपर भी आ जाते हैं। ये लास्ट वीक की कुछ डिटेल्स थी जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि टी बिल्स का रेट जो है आपका ऑलमोस्ट नीचे आ रहा है, 25 to 50 बेस पॉइंट कट हुआ है। दिसंबर 2024 के जो रेमिटेंसेस हैं 29% ईयर ऑन ईयर उसमें इंक्रीज है। ऑलरेडी $17.8 बिलियन पिछले 6 महीने के अंदर हम एज अ रेमिटेंसेस के तौर पे हमें आ गए हैं और ऑलमोस्ट हर मंथ जो है $3 बिलियन की आपको रेमिटेंसेस आ रही है। आजकल कुछ एक आध पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा बात ये कर रही है कि जी रेमिटेंसेस ना भेजें, लेकिन दैट इज़ अ लिटिल बिट, आप खुद भी समझ सकते हैं इफ़ यू आर सपोर्टर ऑफ दैट पार्टी, तो ये चीज़ फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू डजंट मेक सेंस। आपको जो हालात भी चल रहे हो, बाहर का जो पाकिस्तानी है उसको पैसे यहाँ पे भेजते रहने चाहिए और ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट भी करे, अच्छा परफॉर्म भी करे। बाहर की जो इनकम है यहाँ पे आके अगर ज़्यादा होगी, और इस तरह होता ही है, ये ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, यूएसए या डेवलप कंट्रीज में भी यहाँ पे वहाँ पे होता है कि वहाँ का ओवरसीज यूएस सिटीजन किसी और कंट्री में जाके काम कर रहा होता है, तो अगर वो भी पैसा वापस भेजता है तो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर होता है। सो ये अगेन होना चाहिए, रेमिटेंसेस शुड ग्रो मोर, और जितना ये ज़्यादा ग्रो करेंगे आपका पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो तकरीबन $11.7 बिलियन तक इंक्रीज हैं। वैसे आज के दिन अभी रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले जो है इसकी रिपोर्ट आई थी, थोड़ा से नीचे गिरे हैं, $11.45 बिलियन पे आपके रिजर्व्स आए ड्यू टू द लोन रीपेमेंट्स थोड़ी इस मंथ के अंदर हमारी थी सेंट्रल बैंक से, वो हमने अदा किया। इंपोर्ट कवर जो है तकरीबन 2.8 मंथ्स की थी, इस टाइम पे है 10 साल पहले तकरीबन 2 के पास थी। IMF की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि अपना जो गैस की प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी, गैस की लेवी इसके ऊपर जो टैक्स होता है एक लेवी टैक्स, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। पहले 5% जो है वो शुरू में किया जाएगा, फिर 10% थोड़ा सा
मजीद बढ़ाया जाएगा, जिससे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के तौर पे, आप पीडीएल के तौर पे हम अदा करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो सेक्टर एनालिसिस किया था उसमें मैंने बड़ा डीपली कवर किया था। इसी तरह से गैस के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है कि इसकी भी प्राइसेस बढ़ाई जाए। ऑटो व्हीलर्स की तकरीबन ऑलमोस्ट 70% हमने देखा कि इंक्रीज हुई है सेल्स, जो कि हमने बताया भी था कि ये एक्सपेक्टेशन है। ट्रैक्टर के वॉल्यूम्स ऑलरेडी 2.2 टाइम्स बढ़ गए हैं। ये भी हमने कहा था कि ट्रैक्टर एजीडीएल खास तौर पे अलगाजी ट्रैक्टर जो है वो नया ट्रैक्टर लॉन्च कर रहा है, तो उससे काफी बेहतरी आ सकती है। नवंबर के जो 24 के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट थी वो तकरीबन 4% डिक्लाइन हुई है पिछले साल की निस्बत। तो इतने घबराने की बात नहीं है, 2-3% जो है बेस इफेक्ट की वजह से है। और जो यूएई है उसने हमारा जो लोन था वो तकरीबन रोल ओवर कर दिया $2 बिलियन का फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि हमारे ऊपर जो है प्रेशर थोड़ा सा नहीं रहेगा। हमारे ये पैसे जो है यूएई के हमारे बैंक्स के अंदर पड़े रहेंगे। अच्छा, इस वीक की थोड़ी सी देख लेते हैं। टी बिल्स जो है, जो लेटेस्ट हमारी ऑक्शन हुई है उसमें 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के जो आपका रेट है तकरीबन 11.5% यील्ड पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपका अगेन जो इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं उसके अंदर बहुत गुंजाइश है। मजीद आप और कर सकते हो। फिक्स इनकम अब आपका आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ही मंथ्स के अंदर ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। जब सिंगल डिजिट में आएगा तो अगेन स्टॉक मार्केट के लिए दैट वुड बी अ वेरी फ्रेंडली थिंग। और ऑलरेडी हमने देखा कि मार्केट बड़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। सीपीआई जो है वो तकरीबन 9 ईयर्स के लो पे आ चुकी है, 2.8% पे है। अगेन ये चीज को फोकस कर रहा है कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है वो आपका ईजिंग की तरफ जाना चाहिए, विच इज अगेन फिनोमिनल, विच इज अगेन गुड। और जो लास्ट टाइम ये देखा गया था, ये डेट सीपीआई का जो नंबर था वो आपके 2015 के अंदर आया था। तो तकरीबन 9 साल के बाद जाके आपका सीपीआई का जो नंबर है इतना नीचे आया हुआ है। टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट तकरीबन 6% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुई है। और दिसंबर 2024 का जो हमारा नंबर आया दैट इज अराउंड $1.46 बिलियन। और पिछले जो 6 मंथ्स हैं तकरीबन हमारी 9.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज की नजर आई है टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में पिछले साल की निस्बत। और टोटल जो है अब हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $9 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ऑल्दो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज से कम है, लेकिन अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। जिस तरह आगे जाके अगर हमारे एनर्जी की जो कंजम्पशन है या एनर्जी के आप कह लो रेट्स थोड़े से भी अच्छे नीचे आ जाए तो हमारी टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी बेहतर हो सकती हैं। ये मैं बताता चलूं, हमारी टेक्सटाइल के जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं दे नो कि हमारा जो टेक्सटाइल का जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त है। और जो क्वालिटी होती है वो अगेन जो हमारा क्लाइंट जो कस्टमर्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि क्वालिटी अगर हम अच्छी मिले, थोड़े से प्रीमियम में भी अगर हमें पैसे देने पड़े तो क्वालिटी शुडंट बी कॉम्प्रोमाइज। और ये हमारी जो है काफी हद तक क्वालिटी बेहतर है, ऑलरेडी अच्छा ग्रो कर चुकी है टेक्सटाइल। आगे मजीद इंशाल्लाह इट विल ग्रो अगर हमारे थोड़े सी रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह भी नीचे आ जाए। पावर जनरेशन जो है वो तकरीबन हमारी फ्लैट रही है पिछले साल की निस्बत। जितना हमने पिछले साल जनरेट किया था उतना ही तकरीबन किया है। ऑल्दो इसके अंदर जो आपके कोल के ऊपर जो था फोकस वो निस्बतन कम किया। आप लोगों ने देखा कि पंजाब के अंदर स्मोक का बहुत ज्यादा मसला आया था, तो गवर्नमेंट ने फोकस करवाया कि आप कोल की जो है जो जनरेशन कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम करें और दूसरी तरफ करें। इसमें हाइडल का अगेन थोड़ा सा 26% उसमें इजाफा था और न्यूक्लियर से थोड़ा सा ज्यादा बिजली जनरेट की गई है। तो न्यूक्लियर का पिछले साल के निस्बत 41% जो है थोड़ी सी जनरेशन ज्यादा हुई है। इस दफा जो है स्टेट बैंक के रिजर्व्स ये अभी भी $11.7 बिलियन आए, जो मैंने अभी रिसेंट बता दिया कि अभी आज के दिन न्यूज आई है 11.46 बिलियन हो गए। करंट अकाउंट जो है वो अगेन इस मंथ का जो लास्ट मंथ का डाटा यानी जो बेसिकली आया वो $582 मिलियन का है। अगेन वी आर इन सरप्लस अगेन। और जो लास्ट 6 मंथ के अंदर हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो तकरीबन $1.2 बिलियन तक पहुंच चुका है। सो ये था हमारा थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको जो पिछले मंथ के अंदर हमारे जो स्टॉक पिकिंग्स थी वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो अगेन ये चीज को कंसिडर पहले जेन में करें। हम जब इंडेक्स को देख रहे होते हैं या KSE 100 इंडेक्स को देख रहे होते हैं, ये टॉप 100 कंपनीज है, बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज या साइज वाइज आप कह लो जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो हमेशा क्या होता है कि हर 3 महीने के बाद जो है कुछ कंपनीज इस टॉप 100 में से निकलती हैं, यानी कि एडजस्टमेंट होती है आपकी KSE 100 की, और कुछ कंपनीज इसमें एडिशंस होती हैं। तो हमेशा एट एवरी मोमेंट 100 बेस्ट कंपनीज ही KSE 100 में इंडेक्स में होती है। और अगर आप इस मार्केट को बीट कर पाते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट जो हमने दिसंबर 2024 के अंदर 26 दिसंबर को हमने जो सेशन किया था उसमें मैंने जो 25 टॉप 25 पिक्स बताई थी। आज के दिन में अगर आप उनके रिटर्न्स देखें तो KSE 100 ने तकरीबन 4.74% परफॉर्म किया है। विद इन 1 मंथ इस पोर्टफोलियो ने ओवरऑल
5.75% की परफॉर्मेंस दी है। और जो मैंने सिक्लिकल्स बताए थे, यानी इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं डिफेंसिव सेक्टर्स को भी डाल रहा हूँ, इसमें मैं कॉन्ग्लोमरेट्स को भी डाल रहा हूँ। अगर इन दोनों को आप निकाल दें तो सिक्लिकल्स का ये पूरा साल है, अगर सिक्लिकल्स के अंदर आप फोकस करेंगे तो आप ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। तो सिक्लिकल्स जो है ओवरऑल इन्होंने 7% की परफॉर्मेंस दी है, विच इज अगेन वेरी गुड। इसमें जाहिर सी बात है कुछ स्टॉक्स नहीं परफॉर्म करेंगे, कुछ करेंगे, और मेजॉरिटी क्या होना चाहिए कि अगर आप इंडेक्स को बीट करें, दिस इज वेरी वेरी बिग थिंग। तो इसमें कुछ कंपनीज आज के दिन में जैसे ये लोड जो है आज भी अपर कैप हुआ है, 27% इसकी परफॉर्मेंस है। KTML 10% पे चल रहा है, आपका शिफा जो है 17% पे है, ऑलमोस्ट AGP जो है वो 14% पे है। देखिए मार्केट नीचे है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स जो है बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। PSX का स्टॉक जो है वो 28% पे परफॉर्म कर रहा है। FCCL ने रिसेंटली 13% की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अगेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, सिक्लिकल्स के ऊपर होना चाहिए। ये वही कंपनीज हैं जो एक महीने मैंने पहले आपको बताया था, और इसके अब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लें। और एक दो तीन कंपनीज ऐसी भी हैं जो नेगेटिव में चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो बेहतरीन चल रहा है। जी, गेटिंग बैक टू फराज भाई आपके एंड से अगर KSE 100 के ऊपर आपका कोई इस टाइम पे आउटलुक है, वो भी थोड़ा सा। जी बिल्कुल अमार, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक भी हमने यही डिस्कस किया था कि हमारे बुलिश इंडिकेशंस के जो 3 पॉइंट्स थे वो बिल्कुल बैलेंस कर रहे थे बेयर्स के पॉइंट्स को। और हमने यही देखा कि पूरे हफ्ते मार्केट रेंज बाउंड रही, ना बुल्स का वेट ज़्यादा था ना बेयर्स का वेट ज़्यादा था, बैलेंस रही, रेंज में रही। और हमने फिर ये भी एक्सपेक्ट किया था कि कंसोलिडेशन चलेगी, एक सर्टेन टाइम हमने निकाला था, आई थिंक 70 सेशंस का। तो अभी तक मार्केट उसी तरीके से ही परफॉर्म कर रही है, 2-3 दिन नीचे 1-2 दिन ऊपर, अभी रेंज में ही है। मुझे इतनी जल्दी शायद नहीं लग रहा कि ये अपने हाइस को ब्रेक करे, क्योंकि आगे रोल ओवर वीक है नेक्स्ट वीक, एंड देन वी हैव मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें बड़े क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा स्टेट बैंक के स्टेटमेंट को कि आगे कितने एग्रेसिवली वो इंटरेस्ट रेट्स को कम करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल में मार्केट उसको ज़रूर देख रही है। फिर उसके बाद मैंने कुछ टिप्स दे दी थी कि चलें 100 इंडेक्स तो रेंज में चला जाएगा, लेकिन मार्केट में स्टिल पोटेंशियल रहेगा। और पोटेंशियल कैसे सेटअप्स के ऊपर होगा मैंने वो भी बताया था आप लोगों को, वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेयर डिस्कस किया था BF बायो। मैंने कहा था कि ये कंसोलिडेशन में है, ये फ्रस्ट्रेटिंग फेज होता है, ये तंग करेगा आपको, जब तक हाइज ना ब्रेक करे उस टाइम तक काम नहीं कीजिएगा। और इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल दी थी गैल की कि ऐसे सेटअप्स बने जो अपने हाइज को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेंड में रहेंगे। आज हमने देखा, 1-2 दिन पहले हमने देखा, मैंने कॉल दी एग्रीटेक की, सेम पैटर्न जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। शो की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको सीखने को मिल रहा होता है, आप लोग टिप्स के लिए नहीं आ रहे, आप लोग सीखने के लिए भी आ रहे हैं, कि वो ये बताने के लिए कि कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से टेक्निकल सेटअप्स परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये हाईलाइट किया था कि इस तरह की कंसोलिडेशन बॉल्स जब ब्रेक हो तो फिर उसको राइट करें। और ये 44 के करीब ब्रेक हुआ है और इस टाइम ये 52 है। मैंने रियल टाइम कॉल SFL क्लाइंट्स को इसके ऊपर दे दी थी। 44.16 पे हमने बाय किया 21 जनवरी को, और आज हमने इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स 55 के कर दिए, हमारे 2 टारगेट्स इजीली हिट हो गए थे। सो ये होता है मार्केट को पढ़ने का तरीका, देखने एनालिसिस करने का तरीका कि कौन से टेक्निकल सेटअप्स चलेंगे और फंडामेंटल्स के ऊपर कौन से सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो गोइंग बैक टू KSE 100 का आउटलुक स्टिल सेम है, बैलेंस रहेगा, रेंज में रहेगा। अगर नीचे आता है इंडेक्स तो आप लोगों को वो वाले स्टॉक्स खरीदने हैं जो ऑलरेडी 25-30% डिस्काउंट्स पर थे, जैसे PSO है, लकी, अटक रिफाइनरी, पैकेजेस, फिरोज, TRG, ICL, जो हमारी कॉल्स चल रही हैं। या फिर ऐसे सेटअप्स देखिएगा जो अपने हाइस को ब्रेक कर रहे हो, उनमें काम करें। 100 इंडेक्स को मेरे ख्याल में इस टाइम इतना बॉदर नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। मेरे ख्याल में रेंज में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है, नीचे कहीं आता है तो परेशानी वाली बात नहीं है, मार्केट का टॉप नहीं है। जितनी बड़ी ये कंटिन्यूशन पैटर्न को, ये कंसोलिडेशन पैटर्न को बनाएगा, उतनी ही बड़ी रैली आगे जाके बनेगी। सो ये टॉप यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा मार्केट का। फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर हो सकता है, तंग ज़रूर कर सकते हैं, बहुत से स्टॉक्स रेंज में होंगे, आपको तंग करेंगे, बढ़ क्यों नहीं रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो इंशाल्लाह ब्रेकआउट्स दे जाएंगे। सो ओवरऑल आपने अभी तक बस यही देखना है कि अच्छे सेटअप्स, अच्छे स्टॉक्स को पकड़ें। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो रहें, परेशान ना हो, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी आगे जाके। सो हमार ये ओवरऑल व्यू है 100 इंडेक्स का, और मेरे ख्याल में हमने बहुत बेहतर तरीके से इनको टेक्निकल सेटअप्स भी बता दिए, और आप वो भी बता देते हैं सेक्टर्स वाइज के
फार्मा की तरफ जाएँ, ऑटो सेक्टर की तरफ जाएँ, सीमेंट सेक्टर की तरफ जाएँ। इनमें जो सेटअप्स आपको मिल रहे हैं 20-25% डिस्काउंटेड प्राइस पे, उन पे बाइंग कर सकते हैं या उनके जो कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक हो रहे हैं उनको बाय कर सकते हैं। जी अमार, बैक टू यू। आज आप किस सेक्टर को कवर कर रहे हैं? सो आज जो है सेक्टर दैट वुड बी ग्लास एंड सेरेमिक्स। मेजरली तो हमने जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनको कवर कर लिया है, लेकिन ये अब कुछ सेक्टर्स ऐसे रह गए हैं जो कि निस्बतन कुछ लोग कम देखते हैं, लेकिन अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स एज वेल। और ये दोनों जो हैं ग्लास एंड सेरेमिक्स, ये एक ही सेक्टर पाकिस्तान के जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये बेसिकली दो तीन कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। जैसे ग्लास है, सेरेमिक्स हैं, टाइल्स वगैरह हैं, वो सारी इन्हीं कंपनीज में आती है। अच्छा, पहली बात तो ये समझने वाली है कि ये जो सेक्टर दोनों सेक्टर्स हैं ये हाईली सिक्लिकल है। हाईली सिक्लिकल से मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इनके जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी इस चीज के ऊपर है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन अगर चल रही है या आपका रियल एस्टेट थोड़ा सा बूम कर रहा है, तो ये दोनों सेक्टर्स उसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रिलायंट है इस चीज के ऊपर। तो ये मैंने सारी यहाँ पे लिख भी दी है। आप फॉर योर आप थोड़ा अगर टाइम लेके इसको पढ़ना चाहते हो, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया। ऑलरेडी प्रोडक्शन ऑफ ग्लास होते हैं, इसमें सेरेमिक्स आपकी बनती है, टाइल्स हैं, सैनिटरी वेयर वगैरह आपकी होती है। ये हाउसिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, हर जगह पे आपको पता है कि ये इस्तेमाल हो सकती है। अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अगर आप एक्सपैंड कर रहे हो या टेक्नोलॉजीज वगैरह, ये जो डाइवर्सिफिकेशन ओवरऑल हमारी चल रही है, इसके साथ अगर आप कंबाइन करके नई प्रोडक्ट्स वगैरह जो लॉन्च करते रहते हैं, जैसे टीजीएल जो है, तारिक ग्लास, बहुत ज़्यादा तकरीबन 15,000 से ज़्यादा उसकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो बनाता है इसके अंदर। तो वो टेक्नोलॉजी के यूज करके अच्छा खासा उनका स्टॉक भी अगर आप देखो 10 साल के अंदर 3 रुपए का शेयर हुआ करता था और इस टाइम पे वो तकरीबन 140 पे आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है और ऐसे कम ही स्टॉक्स आप लोगों को मिल सकते हैं। तो इसी वजह से हमेशा कॉन्सेंट्रेट ये करना चाहिए कि ऐसी कंपनीज चुन के लेके आए या पिक करें जो कि जिनके अंदर कुछ एक पोटेंशियल नजर आ रहा हो। और टीजीएल इज वन ऑफ द, मैंने कुछ अरसा पहले अपने स्टूडेंट्स को बताया भी था कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी लगती है। 1-1.5 साल से ये नहीं परफॉर्म कर रही थी ड्यू टू सम फैक्टर्स, वो अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ा फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए वो आपकी कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग है। तो जब तक आपका कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग की डिमांड नहीं क्रिएट होती, तो ये थोड़ा सा इनके अंदर थोड़ा सा आप देख लो कि स्लो डाउन नजर आएगा। ओवरऑल बाकी फैक्टर्स अगर है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट कम होना, आपका जो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह कम होना, उससे इस सेक्टर को थोड़ा सा फायदा हो सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट डिमांड है वो अगेन आपकी हाउसिंग से आएगी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें प्रोडक्ट्स जो हैं पहले इसको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है आपका ग्लास प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें सबसे मेन जो है वो आपका फ्लोट ग्लास होता है। फ्लैट, यहाँ पे फ्लैट ग्लास लिखा गया है। सो बेसिकली ये है कि आपका जो ग्लास, आपके शीशे लगते हैं, घरों के अंदर लगते हैं, विंडोज ग्लास वगैरह लगते हैं, उसके अंदर भी ये आते हैं। और फिर उसके बाद टेम्पर्ड एंड लेमिनेटेड ग्लासेस भी आते हैं। तो अगर आपने देखा हो कि डिजाइनिंग वाले आपके शीशे होते हैं, वो भी होते हैं। फिर उसमें एक कलर वाले भी कुछ होते हैं, वो टेम्पर्ड और आपके लेमिनेटेड ग्लासेस होते हैं, जिससे आपके धूप का जो थोड़ा सा इफेक्ट होता है वो निस्बतन कम होता है और थोड़ी सी मजबूती भी आ सकती है उसमें। सो ये सारे उसमें आते हैं। फिर इंसुलेटिंग ग्लास, डबल ट्रिपल ग्लेजिंग तो आपने देखा है। कभी कुछ डिजाइन ऐसे भी होते हैं कि डबल उसमें गैप के साथ ग्लास लगता है, तो ये सारे उसी में आएंगे। मिरर ग्लासेस, ये आपको पता है, शीशा जो आप देखते हो वो वाले ग्लासेस आगे। ग्लास कंटेनर्स वगैरह हैं जिसमें आपके बॉटल्स एंड जार्स, बेवरेजेस वगैरह फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो यूज होती हैं या फूड एंड पैकेजिंग के अंदर यूज होती है, ये ग्लास कंटेनर्स होते हैं। फिर ग्लास टेबल वेयर, यानी कि जो आपके डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, जो आपके आप जिसमें पानी वगैरह पीते हो या आप शरबत वगैरह जो पीते हैं, तो वो बेसिकली ग्लास टेबल वेयर के अंदर आती हैं। तो ये सारी आपके अगेन प्रोडक्ट्स कहाँ पे आएंगी? ये सारी ग्लास की कैटेगरी में आती है। सेरेमिक्स में जब आप जाते हो तो सेरेमिक्स में टाइल्स आएंगी आपकी। सबसे पहले वो आपकी फ्लोरिंग के ऊपर या वॉल्स के ऊपर आप जो टाइल्स लगाते हैं वो आपकी सेरेमिक्स में आती हैं। सैनिटरी वेयर के अंदर आपके सिंक आ गए, आपके टॉयलेट्स का जो आपने देखा है कि जो मटेरियल यूज होता है वो सारा आपके सैनिटरी वेयर में आएगा। फिर पोर्सलिन प्रोडक्ट्स जो हैं ये आपकी अगेन आती हैं। हाई क्वालिटी टाइल्स होती हैं या डेकोरेटिव आइटम्स होती हैं। इंसुलेटिंग सेरेमिक्स होती हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज होती हैं। तो ये सारी आपकी सेरेमिक में आ गई। इसके अलावा स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में आपकी कोई फाइबर ग्लास आता है, यूज इन इंसुलेशन, कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, ये भी प्रोडक्ट्स हैं। डेकोरेटिव ग्लास आ गए आपके। सेरेमिक टेबल वेयर है, तो प्लेट्स, कप्स वगैरह जो क्रॉकरी आपकी यूज होती है, जिस मटेरियल से बनती है वो भी आपकी सेरेमिक ही कहलाती है। हीट रेजिस्टेंस ग्लास है सेरेमिक्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस। तो ये इंडस्ट्रियल के लिए जो आपकी हीट रेजिस्टेंट होती है बेसिकली ग्लास होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने जब भी काम वहां पे करना है जहाँ पे ज्यादा हीट का इस्तेमाल है, तो आपके ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो हीट रेजिस्टेंट हो। तो ये भी सारी आपकी वहां पे यूज होती है।
अच्छा, अब इसमें रॉ मटेरियल्स का बहुत ज़्यादा गेम होती है, ये थोड़ा-सा कंसिडर आपको ये करना पड़ेगा, जो भी आप जिस कंपनी को देख रहे हो उसके अंदर थोड़ा-सा देख लें कि कौन-कौन सी रॉ मटेरियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो आपका सिलिका सैंड जो है वो आपने देखा है ग्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये लोकली माइंड होता है पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ समझने वाली ये है कि ऑल्दो अगर हमें रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं भी अगर हम करें, बस ये समझ लें कि ये हमारा लोकली यहाँ पे होता है या इंटरनेशनल हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इंटरनेशनल इम्पोर्ट करोगे तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। अगर इंटरनेशनली उसका रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। सो सिलिका सैंड इज वन ऑफ देम। सोडा ऐश जो है, ये सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ये रिड्यूसिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका टू सेव एनर्जी। डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय आईसीआई पाकिस्तान, यानी कि आईसीआई पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी है वो इसको प्रोवाइड करती है, वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपका यूज होता है। लाइमस्टोन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्ट्स एज ए स्टेबलाइजर टू इंप्रूव द केमिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्लास। तो आप यहाँ देख रहे हैं सारी चीजें जो है हमारी केमिकल के अंदर यूज होती हैं। सोर्स फ्रॉम इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, तो यहाँ से ही हमारे बनता है ये पाकिस्तान के अंदर ही। फोर्थ इज डोलोमाइट, यूजेज अ फ्लक्स एंड टू एनहांस द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास, लोकली अवेलेबल इन रीजन्स लाइक बलोचिस्तान, ठीक है। आप देख रहे हो कि सारी प्रोडक्ट्स आपकी पाकिस्तान के अंदर ही ज्यादातर मिल रही है। फेल्डस्पार जो है, प्रोवाइडिंग एल्यूमिनिया व्हिच इंप्रूव्स ग्लास ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस, सोर्स लोकली और इंपोर्टेड। एंड लास्ट एल्यूमिना जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इंप्रूव्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड केमिकल रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास, ऑफन इंपोर्टेड और ऑब्टेन एज पार्ट ऑफ फील्डस्पार। तो ये बेसिकली एल्यूमिना जो है ये थोड़ा सा आप इंपोर्ट करते हो, बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं सारी यहाँ पे ही लोकल मैन्युफैक्चर होती है या यहीं से लोकली माइन होती है। जो आपका सबसे बड़ा जो फ्यूल सोर्स यहाँ पे यूज होता है हमारी ग्लास की इंडस्ट्री के अंदर खासतौर पे, वो आपकी नेचुरल गैस एक यूज होती है, फिर आपका कोल जो एनर्जी मिक्स है वो बहुत ज्यादा यूज होता है। तो बहुत ज्यादा कंपनीज, जैसे कि आपने टेक्सटाइल में भी हमने बात की थी, बहुत ज्यादा आपकी ऑटो जो कंपनीज हैं वो सोलर की तरफ जा रही है। तो इनमें से भी टीजीएल खासतौर पे ये भी सोलर की तरफ ज्यादा इनका फोकस हो रहा है। कोशिश ये हो रही है कि बाहर के जो एनर्जी के यहाँ पे हमारे बहुत ज्यादा मसले मसाइल चलते हैं, कभी गैस नहीं मिलती, कभी जो गैस मिल रही है उसका रेट भी बढ़ रहा है, फ्यूल की प्राइसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो ये कंपिटेटिव हो जाता है इंडस्ट्री के लिए। तो कोशिश ये सारे कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से सोलर की तरफ चला जाए, ठीक है। सो ये नेचुरल गैस एंड कोल, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंडस्ट्री, और अगर यहाँ से अगर कोई भी कॉस्ट बढ़ती है तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि ये अपने जो प्राइसिंग है वो बढ़ाएं, ठीक है। अगर ये बढ़ाते हैं तो बहुत कंपटीशन ऑलरेडी है यहाँ पे हमारे लोकली भी, और अगर इंटरनेशनली या एक्सपोर्ट भी कुछ करते हैं तो इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर के मुल्कों के अंदर, नेबरिंग कंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट निस्बतन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान कम है। अच्छा, वैल्यू चेन ग्लास को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट, जिस तरह मैंने आपको बताई, ये सारा आपने इकट्ठा किया, फिर आपके इनको क्या किया जाता है, इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन या पैकेजिंग या जितना भी आपने मेल्ट, इसको पहले मेल्ट करते हैं और मेल्ट के बाद इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं। इनके अंदर आपका फ्लैट ग्लास बनता है, कंटेनर ग्लास बनते हैं, ग्लासवेयर बनता है, और इसको फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू रिटेल मार्केट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर आपके नेबरिंग कंट्रीज के अंदर भी इनको भेजा जाता है। इसी तरीके से सेरेमिक्स जो होती हैं वो आपकी जो इसमें क्ले जो होता है, या फील्ड्स पर कॉर्ड्स जो अभी हमने बात की है, या कोलिंग जो होता है, ये आपका सारा रॉ मटेरियल यूज होता है। फिर प्रोडक्शन के अंदर सिमिलर वे में इनको भी उसी तरीके से मेल्ट किया जाता है, शेपिंग की जाती है, ग्लेजिंग की जाती है। इनको जो आप देख रहे हो ना कि अगर क्रॉकरी है उसमें चमक होती है थोड़ी सी, तो इस तरह की सारी चीजें जो है इसके अंदर की जाती हैं। फिर आपके अगेन प्रोडक्ट सेगमेंटेशन में कंस्ट्रक्शन सेरेमिक्स अलग होती हैं, टाइल्स वगैरह होती हैं, कंज्यूमर सेरेमिक्स होती हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स होती है, फिर उसके बाद इसको भी अगेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सारा आपके ओवरऑल जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो सारे हैं। अच्छा, अब ये वन बाय वन सारी कंपनीज को भी देख लेते हैं। सबसे मेजर जो है गनी ग्लास, यहाँ पे GHGL आपकी कंपनी आती है, और ये इनका जो ब्रेक डाउन है ये फ्लोट ग्लास के अंदर ज्यादा डील करते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा फार्मास्यूटिकल के अंदर भी जो आपके ग्लासेस वगैरह यूज होते हैं वो भी इनकी काफी ज्यादा प्रोडक्शन है। तो 30 बिलियन जो है तकरीबन फ्लोट ग्लास का इनका, अगर आप देखो तो रेवेन्यू वहां से आता है। फार्मास्यूटिकल का तकरीबन 9 बिलियन का आता है। उसके बाद आपके फूड बेवरेजेस एंड टेबल वेयर वगैरह आपके यहाँ पे आते हैं। गनी वैल्यू ग्लास को अगर आप देखा जाए तो जो वैल्यू ग्लास है इनका जो मेजर जो है वो मिरर ग्लास से जो इनकी वो जो है सबसे ज्यादा बनते हैं। ऑल्दो आप यहाँ पे देखें $5 बिलियन का तकरीबन 5 बिलियन रुपीस का जो है ग्लास सिर्फ बनाते हैं, और ऑटोमोबाइल के अंदर जो है वो तकरीबन 8 मिलियन जो है वो तकरीबन उनका है। तो बहुत ही माइनर किस्म का इनका बनता है। तो आप देख सकते हैं मिरर ग्लास के अंदर जो शीशे आप देखते हो, जिसमें आप अपने आप को देखते हो, दैट इज मिरर ग्लास।
टेम्पर्ड ग्लास जो है वो हमने पहले भी डिस्कस किया, वो जो टेम्पर्ड होते हैं वो थोड़े से वो भी बनाते हैं। ये लेमिनेटेड ग्लास जो है ये काफ़ी हद तक ये अगेन ये भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर ये ग्लोबल ग्लास में चले जाएं तो ये इनका जो ओवरऑल ग्लास फेयर के अंदर 2.2 बिलियन रुपीस की जो सेल है इनकी यहाँ से आती है, जिसमें ग्लास ट्यूब्स वगैरह आपके अवेलेबल होते हैं जो कि ओनली मैन्युफैक्चर लोकल मैन्युफैक्चर यहाँ पे बनाए जाते हैं। फिर ग्लास वेयर के अंदर ये डील करते हैं। फिर वायल्स एंड एम्पुल्स स्पेशलाइज्ड ग्लास कंटेनर्स होते हैं फॉर फार्मास्यूटिकल यूज, इंक्लूडिंग ये न्यूट्रल ये एक प्रोडक्ट है यूएसपी टाइप 1 ग्लास वायल्स के अंदर। ये सारी जो है कौन बनाता है, ये गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड जो है GGGL जो है वो कंपनी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तारिक ग्लास। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑल टाइम स्टॉक्स एज वेल, और इनका काफ़ी ही ज़बरदस्त इनकी सेल्स भी हैं, काफ़ी ज़बरदस्त ये ग्रोथ भी कर रहे हैं। और तो पिछले एक साल के अंदर तकरीबन 2-3% की इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, लेकिन इनकी अर्निंग्स में काफ़ी तकरीबन 80% इन्होंने पिछले साल की निस्बत अर्निंग्स बढ़ाई है। तो ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। फ्लोट ग्लास जो है तकरीबन 19 बिलियन रुपीज़ के इनका फ्लोट ग्लास की सेल है, और टेबल वेयर ग्लास जो है तकरीबन 10 बिलियन का है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो इनके जो ब्रांड्स हैं बड़े ही मशहूर ब्रांड है। टोयो नासिक है, नोवा ग्लासवेयर है, रॉकवेयर है, ओमरोक है, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर कंपनीज भी हैं। इनमें से कुछ जो हैं वो एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं शबीर टाइल्स एंड सिरेमिक्स। तो ये STCL एक दिस इज वन मोर शेयर। ये 2021 में इसने बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई थी। इनका स्टॉक अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन इसमें परफॉर्मेंस इसकी थी। पिछले एक साल की निस्बत भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है अर्निंग्स वाइज, लेकिन इतना अभी इसने ग्रो नहीं किया जितना पहले इसने 2021 में ग्रो किया था। मैन्युफैक्चरिंग में तकरीबन जो ये टाइल्स बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड तकरीबन 15 बिलियन रुपीस की ये बनाते हैं। सेरेमिक वॉल्स उसमें आती हैं, फ्लोर टाइल्स आती हैं, पोर्सिलिन टाइल्स जो हैं जो कि हाई क्वालिटी देखी है आपने टाइल्स होती हैं वो भी ये बनाते हैं, और ग्लेज विट्राफाइड टाइल्स भी बनाते हैं, डिजिटल टाइल्स बनाते हैं, डेकोरेटिव टाइल्स। तो हर किस्म की टाइल्स आप देख सकते हो ये अपने एंड पे बनाते हैं। बलोचिस्तान ग्लास जो है दिस इज वन कंपनी जो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। रिसेंटली TGL इसको एक्वायर कर रहा है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो और इनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी BGL ने कहा है कि आप अपने थ्रू जो है हमारा कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल कर दें, तो वो भी काम जारी है। लेकिन ऑल्दो ये कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। बलोचिस्तान ग्लास कंटेनर्स बनाते हैं, ये ग्लास टेबलवेयर एंड प्लास्टिक शेल्स वगैरह बनाते हैं। तो जब तक यहाँ पे सिचुएशन इनकी बुरी चल रही है और TGL इसको एक्वायर नहीं कर रहा है, इससे थोड़ा सा अवॉइड अगर आप करना चाहते हो बलोचिस्तान ग्लास से फ्रॉम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू आप कर सकते हैं। सो ये कुछ अगेन वन ऑफ द कंपनीज जो आप देख सकते हो। अच्छा, फ्लोट ग्लास में ग्लास मार्केट सेगमेंट ऑल्दो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस कर लिया फॉर टाइम पर्पसेस, इसको मैं नहीं डिस्कस करा, लेकिन अगेन आप देख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। फिर आपका जो ग्लास टेबल वेयर है, फ्लोट ग्लास जो आप शीशे वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें इसके लिए आपकी कवर होती है। ठीक है, अच्छा अब फूड, इसके बाद आप चलते हैं ग्लास सेक्टर के जो स्नैपशॉट है। अगर आप ओवरऑल देखें पूरे सेक्टर के अंदर रेवेन्यू काफ़ी ठीक ठाक इनका ग्रो किया है। फिस्कल ईयर 2024 में ओवरऑल रेवेन्यू ने अच्छा ग्रोथ किया, लेकिन जो आपका नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी सी निस्बतन कम है। उसकी वजह ये है कि आपने देखा रियल एस्टेट तो ज़्यादा बूम नहीं कर रहा, और इस टाइम पे जितना ये सप्लाई इस टाइम पे है उससे निस्बतन डिमांड जो है अभी मार्केट में कम है। ये एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ। जो ग्लास की इंडस्ट्री है यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जब अपना प्लांट स्टार्ट करते हैं और डिमांड इनको अगर ना आए तो ये प्लांट को बंद नहीं कर सकते। अगर ये प्लांट को बंद करेंगे तो प्रॉब्लम ये आ सकता है कि इनका जो वो बंद करने में भी तकरीबन 1 महीना लग जाता है, क्योंकि इनकी जो हीट होती है उनको कम करना पड़ता है। जब वो कम करेंगे तो क्या होगा, इनको फिर लॉसेज आ सकते हैं। तो जितना भी इनके पास रॉ मटेरियल ऑलरेडी पड़ा होता है इन्वेंट्री में, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि इन्वेंट्री अगर इनकी ऑलरेडी काफी ज्यादा पड़ी हुई है तो और आगे से डिमांड आपको लग रही है कि कम है, तो ये थोड़ा सा हिट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अगर आप सारी ग्लास के जितने भी आप देखेंगे एक साल के पिछले साल की निस्बत मार्केट ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया था, तो इन्होंने नहीं किया। उसकी वजह भी यही थी कि इनके पास ऑलमोस्ट इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, एक्सेप्ट फॉर तारिक ग्लास काफी जबरदस्त उसने परफॉर्म कर दिया, बाकी कुछ कंपनी से निस्बतन थोड़ा सा कम किया है। लेकिन आगे जाके जब हालात अगर आपके ये रियल एस्टेट की तरफ से ज्यादा बेहतर होंगे तो ये काफी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। फिलहाल के लिए जो अभी नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है इसके अंदर थोड़ा सा निस्बतन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे भी इनका सिचुएशन कम होगी। और अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्शन वाइज भी बात कर लें, तकरीबन जितनी प्रोडक्शन इस टाइम पे हो रही है इतनी ही तकरीबन इनकी डिमांड है। तो ये नहीं है कि एक्स्ट्रा डिमांड आपको नजर आ रही है, तो ऑलमोस्ट इतनी ही डिमांड है, उतनी ही इन्होंने अपनी इनकी प्रोडक्शन वगैरह हो रही है।
मार्जिन्स वगैरह देखा जाए तो निस्बतन इस साल जो है उनके मार्जिन से इंप्रूव हुए हैं। वो मैंने जैसे मेंशन आप लोगों को किया कि अगर सेल्स कम हुई हैं या ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन मार्जिन इसलिए इंप्रूव हुए हैं कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हुआ और आपके लोन्स जो हैं वो भी कम हुए। तो इन्होंने क्या किया कि उनके मार्जिन्स थोड़े से इस हिसाब से बढ़ गए। इसके अलावा जो है जो ज़्यादा बड़ी कंपनी जैसे तारिक ग्लास वगैरह होगी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स और जगह पे भी की है, वहां से भी थोड़ा बहुत इनको निस्बतन जो पैसे आ रहे हैं उसकी वजह से भी इनके थोड़े से मार्जिन्स आपको नजर आ रहे हैं इंप्रूव हुए हैं। इसके अलावा सोलर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, तो सोलर जिन कंपनीज ने अडॉप्ट किया उन्होंने भी काफी बेहतरीन अपने एंड पे परफॉर्मेंस दी। सो रॉ मटेरियल के अंदर यहाँ पे जो ग्लास का ब्रेकडाउन है, कॉस्ट ब्रेकडाउन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मेजरली सैलरीज वेजेस है, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट अपने रॉ मटेरियल के ऊपर नहीं है, ये ज्यादा फोकस जो है पॉलिसीज के ऊपर है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फिर आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो चल रही है उसके ऊपर ज्यादा फोकस होने की वजह से ये थोड़ा सा, अगर वहां से बेहतरी आती है तो ये भी सेक्टर थोड़ा सा बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, ग्लास सेक्टर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को अगर आप देख लें, अभी निस्बतन जो आपकी एक्सपोर्ट्स है वो काफी कम है। इंपोर्ट्स को यहाँ पे डिस्कस किया, इंपोर्ट्स काफी ज्यादा आपकी ओवरऑल होती तो है, लेकिन आप देखो निस्बतन जो है वो काफी हद तक कम हो रही है कुछ सालों से, क्योंकि यहाँ पे जो है लोकली के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि यहाँ से हम माइन ज्यादा करें या यहाँ से यही से हम रॉ मटेरियल को ज्यादा लें, क्योंकि इंटरनेशनल आपको जाहिर सी बात है महंगा पड़ रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट को देखा जाए तो तकरीबन जितनी आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके आप लोकली सेल करते हो, तकरीबन आप 10-15% समझो कि इतनी एक्सपोर्ट हो रही है, इससे ज्यादा भी हमारे एक्सपोर्ट नहीं हो रही। ठीक है, और आगे जाके ये पूरी कंपनीज ये सजेस्ट करती हैं, गवर्नमेंट को कहती हैं कि अगर आप हमारे हालात थोड़े से बेहतर रख सकते हो या हमारे थोड़ा सा भी डिमांड हमारी क्रिएट होती है तो हम एक्सपोर्ट अच्छी कर सकते हैं, बिकॉज अगेन लाइट टेक्सटाइल पाकिस्तान के अंदर भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं हमारी, खासतौर पे तारिक ग्लास की काफी बेहतर है। सो ये ग्लास सेक्टर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स सारी यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। ये मैंने ब्रेकडाउन भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया कि एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा ब्रेकडाउन जो मेजर जो है वो अगेन फ्लोट ग्लास है। जैसे तारिक ग्लास की बात की या गनी ग्लास की बात की, तो ये फ्लोट ग्लास ज्यादा बनाते हैं। मार्केट डिमांड्स अगेन जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन की जो आपकी इंडस्ट्री है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है, और आपकी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो हमारी ग्लास एंड सिरेमिक्स के अंदर काफी ठीक ठाक है। इसके अलावा लोकल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स या प्राइस वॉलेटिलिटी ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप लोगों ने देखा कि इंटरनेशनली अगर रेट थोड़े से ज्यादा ऊपर नीचे जाएंगे, जो आप ये सिलिका सैंड या लाइमस्टोन वगैरह यूज करें, उसका थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ड्यू टू द फैक्ट हम यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यहीं से हम करते हैं, तो हम ये इंडस्ट्री थोड़ी सी बाकी इंडस्ट्री की निस्बत थोड़ा सा इसके ऊपर कम हिट आ सकती है। मतलब दिस इज प्राइस वॉलेटिलिटी। नेचुरल गैस, ये एनर्जी कॉस्ट बहुत मेजर है, जैसे मैंने आपने पहले भी बात की, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिलाई करती है इंडस्ट्री। अगर आपके गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ये इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि प्राइसेस को आगे पास ऑन करें अपने कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और कंपटीशन में आप तब तक नहीं परफॉर्म कर पाओगे जब तक आपकी डिमांड ना है। तो डिमांड निस्बतन अभी मार्केट की कम है, और नेचुरल गैस अगेन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स आप देख सकते हो। एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स के ऊपर काम चल रहा है, वो मैंने पहले भी बता दिया कि सोलर के ऊपर काफी ज्यादा इनका फोकस है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगेन आप इसको पढ़ सकते हो, तो गवर्नमेंट जितना बेहतर इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जैसे ऑलरेडी कर रही है, इस इंडस्ट्री के लिए बेहतर है। आगे भी पॉलिसीज बरकरार रखे, कोई मसला मसाइल ना हो, तो अगेन ये सेक्टर काफी ज्यादा इसके ऊपर रिलायंट है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में एक्सचेंज रेट थोड़ा सा आता है, जो कि अगर आप इंपोर्ट जो एक दो प्रोडक्ट्स को करते हैं, अगर वहां से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो थोड़ा सा इशू आ सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल से एक्सचेंज रेट के ऊपर। इन्फ्लेशन यहाँ पे बहुत मैटर करती है, क्योंकि जैसे महंगाई ज्यादा होगी तो आपके हाउसिंग के ऊपर जो है वो अगेन कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। तो आप ये शीशे वगैरह जो है फिर लोग निस्बतन अगेन उनकी सेलिंग वगैरह कम होगी। दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, पंजाब वाली साइड पे स्मोक बहुत ज्यादा होती है, तो सितंबर से आगे जो है इनका सीजन स्टार्ट होता है जो मिरर का है। तो अगेन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि क्योंकि जितनी कंस्ट्रक्शन होती है, कोशिश सारी हाउसिंग मार्केट्स की हाउसिंग जो कंपनीज उनकी ये होती है कि सितंबर तक हम जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है घर का वो बना लें, उसके बाद ग्लास की डिमांड क्रिएट होती है। तो स्मोक की वजह से अगेन क्या होता है कि निस्बत थोड़ी सी जो डिमांड है कम हो रही है, जो एक दो सालों से आपने देखा है, तो इस वजह से थोड़ी सी हिट आ जाती है। लेकिन मेजर जो चीज है वो आपकी इन्फ्लेशन है, कि अगर महंगाई ज्यादा है फिर इसकी निस्बतन डिमांड कम रहेगी। इंटरेस्ट रेट्स अगेन जितना नीचे रहेगा उतना ही इस सेक्टर के लिए काफी बेहतर हो सकता है। ये स्वॉट एनालिसिस भी किया हुआ है, इसको फॉर टाइम पर्पसेस में नहीं पढ़ा, आप इसको वन बाय वन इसको देख भी सकते हैं। अगेन इसमें काफी हद तक चीजें मैंने कवर की है। चलिए जी, ये था पूरा सेक्टर के बारे में। गेटिंग बैक टू फराज भाई जी, काफी ज्यादा डिटेल में भी इसको मैंने कवर कर दिया। जबरदस्त So, ये जमात। है
अब हमेशा की तरह मेरा वही सवाल होता है, बहुत सिंपल सा, टॉप पिक कौन सी होगी इस पूरे सेक्टर में से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? तारिक ग्लास। अच्छा मुझे जी तारिक ग्लास इजीली। अच्छा ये कंपनी मुझे क्यों पसंद है, एक तो नंबर वन अगर आप इनका देखेंगे पिछले एक साल की निस्बत ओवरऑल इतना रेवेन्यू नहीं बढ़ा, यानी कि 2-3% इन्होंने साल ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किए, लेकिन इनके मार्जिन्स तकरीबन बहुत अच्छे इन्होंने मेंटेन किए। तकरीबन एक साल पहले 20% ग्रॉस मार्जिन था, अब तो तकरीबन 26-27%। इसका मतलब ये है कि अपने रॉ मटेरियल्स के ऊपर एफिशिएंसी के ऊपर का बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। और इसके अलावा जो है ये सोलर के ऊपर भी फोकस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ताकि अपनी जो एफिशिएंसी है रॉ मटेरियल की ये मेंटेन करें। इसके अलावा ये जितना पैसा इन्होंने पिछले सालों में बनाया, अपनी डेप्थ बहुत ज्यादा कम की है। तो ये एक दिस इज वन ऑफ द कंपनी जो कैश रिच है, और तकरीबन 180% इनका अर्निंग्स इंक्रीज किए पिछले साल की निस्बत, विच इज गुड। जो कि अगर पूरे सेक्टर में देखा जाए तो इतना इंक्रीज नजर नहीं आया जितना इन्होंने किया है। तो आगे जाके भी काफी बेहतरीन कंपनी जा रही है, बस सिर्फ अगेन वही बात है, डिमांड आपकी रहेगी तो ये स्टॉक, दिस इज वन गुड स्टॉक जो आगे परफॉर्म भी कर सकता और इन्होंने बीजीएल में भी के स्टॉक्स है। को भी यस, एक्वायर किया, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजीएल को मैंने कवर किया, जैसे कि ओवरऑल वो कंपनी काफी स्ट्रगल कर रही है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि आप हमारे एंड से जो है मटेरियल जो है आप अपनी कंपनी के थ्रू बेच दें। तो तकरीबन इफ आई रिकॉल 5000 टन से समथिंग कुछ था जो उन्होंने तारिक गिलास ने बेचा है। चलें, ज़बरदस्त। ठीक हो गया मार, अब हम आगे चलते हैं अपनी टॉपिक्स की तरफ इस हफ्ते के लिए, और बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इस दफ़ा। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीए शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। चलें, सबसे पहले अमार हैस्कोल के ऊपर बात करते हैं। नो डाउट ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है, इतने बड़े लॉसेस में है। अभी आपके फंडामेंटल्स की तरफ आता हूँ इस पे, लेकिन ये टेक्निकल के ऊपर इसने एक बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लैग बनाया हुआ था, और ये 15.5 को टेस्ट करने के बाद दोबारा 11 तक गया। एक बहुत अच्छी फिप के ऊपर रिट्रेसमेंट थी इसकी, और ये जो पैटर्न्स होते हैं इनकी एक दूसरी लेग ज़रूर बनती है या डबल टॉप ज़रूर बनता है, तो डबल टॉप तक भी इसके 30% अपसाइड के चांसेस हैं। राइट नाउ इसने जो रिट्रेसमेंट की वो 50% थी इस पूरी लेग की, बहुत अच्छा साइन था। एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो कंसोलिडेशन थी इसकी लास्ट टाइम फ्रॉम हाइज टू हाइज जो सितंबर 2024 से रही नवंबर 2024 18 तक, और उसके बाद इसने इस हाइज को ब्रेक किया, वही कंटिन्यूशन कंसोलिडेशन का जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे कहीं 31 जैन को जाके पूरा हो रहा है, या मंडे 3 फेब के करीब हो रहा है। और मज़े की बात इनकी आई थिंक लास्ट कोई एक मीटिंग भी है, बोर्ड मीटिंग, जिसमें आई थिंक बजट के हवाले से बात करेंगे। कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है इसके ऊपर चार्ट्स पे कि ये अगर ब्रेक कर जाता है इस फ्लैग को तो ये इजीली जाके 15.5 और फिर और भी तेज़ी दिखा सकता है, 18 तक भी दिखा सकता है अगर इस लेग को यहाँ से उठा के मैं ड्रॉ करूँ। सो टेक्निकल्स के ऊपर दो चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी हैं, ये जो इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन की हुई है, दिस इज़ अ गुड साइन। सेकेंडली ये जो टाइम साइकिल्स के ऊपर टाइम पूरा कर रहा है, ये एक अच्छा साइन है, और इसी टाइम साइकिल्स के ऊपर इनकी मटीरियल कोई बोर्ड मीटिंग भी है। सो आई थिंक कोई सरप्राइज इस पर मिल सकता है। अमार ये है तो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में, आपको लगता है किसी बैंक के थ्रू ये रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल पे जाए और कहीं ना कहीं ये दोबारा से ट्रैक पे आना शुरू हो जाए? अच्छा बिल्कुल, इसमें ओवरऑल तो वैसे बहुत ही फारिग किस्म की कंपनी है। 2017 में तकरीबन 350 की कंपनी होती थी, और इट फेल टू तकरीबन 4 रुपीज़। उस टाइम पे भी हम हमारे कुछ जानने वाले उनने भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, हमेशा इसकी कहानी ज़रूर बताते हैं कि हमने कुछ लोगों ने हैस्कॉल में लाजमी इन्वेस्टमेंट की होती थी। और मैं हैरान होता था कि भाई सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपका ऑडिटर होता है, जो कंपनी को ऑडिट करके बताता है कि भाई आपने जो अकॉर्डिंग टू रूल्स या अकॉर्डिंग टू बुक आपने सही तरीके से चीज़ें बताई भी हैं या नहीं।
और वो अगर वो थोड़ा सा ये बता दें कि भाई ये कंपनी के अंदर मसले मसाइल चल रहे हैं एंड वी थिंक कि ये आगे जाके इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, तो ऑर्डर ने ऑलरेडी बताया हुआ था 2017-2018 के अंदर। तो मैं ये कहता हूँ यार, एक बहुत बड़ा जो ऑडिटर है वो कह रहा है कि अभी हालात खराब है, तो आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सो कंपनी वाज इन लॉसेस, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट ने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स किए हैं, ये बहुत बड़ी कहानी मशहूर है इसके बारे में। रिसेंटली इसके अंदर ये हो रहा है जो कि होना तो नहीं चाहिए, इनको पनिश किया जाना चाहिए था, लेकिन मिलत की ग्लोबल होल्डिंग्स है, इंटरनेशनल एक कंपनी है जो इसको थोड़ा सा एक्वायर की तरफ जा रही है और 76% इसके तकरीबन शेयर्स को लेना चाह रही है, और वो जो है वो बात करना चाह रही है विद द बैंक्स की रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है, अगर मेरे ख्याल से जो आप जितना बात करेंगे शायद अगर चली जाएगी तो फिर इसमें थोड़ी सी कहानी रहेगी या आगे परफॉर्मेंस थोड़ी सी इसमें आ सकती है, लेकिन अगेन अभी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, लॉसेस में है। लॉसेस से रिकवर करना चाहिए, जो बंदा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज को ही पिक करना चाहिए, लेकिन कहानी इसको यहीं से बनेगी मिलत ग्लोबल होल्डिंग्स की तरफ से। चलें, ज़बरदस्त अमार। मुझे लगता है अब मेरे पास कुछ हल्की फुल्की उड़ती हुई खबर थी कि शायद नेशनल बैंक्स के थ्रू ये कुछ रिस्ट्रक्चरिंग मॉडल की तरफ जा रहे हैं। एनीवेज हम ब्रेकआउट पे देखेंगे, अगर ये ब्रेक कर गया जो कि इसका लेवल 13.59 का है, ये ब्रेक कर जाए तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेक्निकली 10.50 के करीब इसका एसएल होगा। एक दफ़ा फिर बता दूं, ये हाई रिस्क ट्रेड है। अगर आप लोगों को अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में जाना है तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। अगर आपको हाई रिस्क ट्रेड लेनी है तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 10.50। सेकेंडली इसके बाद अमार आपकी 2025 की टॉप पिक्स में से था PSX। जिस टाइम आपने कॉल दी थी 2025 ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, वहाँ से परफॉर्म करता हुआ 24 से 37 हो गया था विद इन नो टाइम। 50% गेंस तो उसने उसी टाइम दे दिए थे जब आपने इसको सजेस्ट किया था कि ये बढ़ जाएगा। अच्छा, अब वहाँ से 37 से रिट्रेस करके ये दोबारा नीचे आया है 50 और 38% की गोल्डन पॉकेट के करीब उस पूरी रैली के। सो ये एक अच्छा कंसोलिडेशन या बाइंग एरिया इसका बन सकता है। सो मैंने यहाँ पे दो बाय लेवल सजेस्ट किए हैं कि या तो आप करंट प्राइस पे 28.59 पे बाय कर लें, या और अगर नीचे आता है थोड़े से पैसे रख लें 25-50 के लिए, वहाँ पे ऐड कर लें इसको, और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये दोबारा से जाके 33 को या 37 को जो इसके प्रीवियस हाइज हैं उसको जाके टेस्ट करें। स्टॉप लॉस इस केस में 21 का हो सकता है। ये ट्रेड थोड़ा टाइम ले सकती है। सो आप लोग आके ये नहीं कहना कि आपने बताया था इस हफ्ते तो चली नहीं, ये तो नीचे आ गई सही है। सो ये जो पैटर्न्स होते हैं थोड़ा टाइम लेते हैं, ये कंसोलिडेट होगा एंड देन बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू बाइंग है, अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है एक अच्छी कंपनी, सो बाय करना चाहिए। बाकी इसके फंडामेंटल्स हमार एक दफ़ा फिर से बता दें ब्रीफली। फंडामेंटली अभी तक ठीक है, और ये जो पंप आया था इतना 37 तक और एकदम से 28 हुआ, कोई चेंज तो नहीं है इसके फंडामेंटल्स में? अच्छा, ये कंपनी अगेन जो मैंने रिकमेंड की थी टू द स्टूडेंट्स, वो तकरीबन 10-15 रुपए की जब चल रही थी, और लास्ट जब हमने दिसंबर के अंदर बताई थी तो 22 रुपीज़ का इसका प्राइस थी। तब भी मैंने कहा था कि बहुत अच्छी कंपनी है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज ऑफ ऑल टाइम, जो 2025 की अगर मैं बात करूं। अच्छा, उसके अंदर अगर देखा जाए ना तो इस टाइम पे जो हमारे मार्केट के हालात चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेनिफिशियरी कंपनी है, ठीक है। इसके बाद मोनोपली भी है। रेवेन्यू तकरीबन अगर पिछले साल के इसमें देखें 44% का इजाफा है, और अर्निंग्स ने तकरीबन 3.5 टाइम्स जो है इंक्रीज किया है, ठीक है। अच्छा, मोनोपली क्यों है? क्योंकि इनका जो मेजर आप देखो स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी आपकी ट्रेडिंग होती है, जितने भी आपके फीस वगैरह दी जाती है, उसमें इसका अगेन कट वगैरह भी काफी ज्यादा है। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से NCCPL का जो एक डाटा है, वो आप जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है, ये एक इदारा है जो कि सेटलमेंट वगैरह देखता है। फिर CDC जो है वो भी एक इदारा है। ये सारा क्या है कि आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी होल्ड करती है। 50% जो है होल्डिंग PSX की NCCPL में है, 40% CDC के अंदर है। PMX जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, तकरीबन 28.4% जो ओवरऑल जो है मार्केट जो है वो उनके पास है, PSX के पास। और जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है VIS, उसके अभी तकरीबन 12.5% जो है वो PSX के पास है। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जितना भी आपकी एक्टिविटी चल रही है स्टॉक मार्केट में, न्यू इन्वेस्टर आ रहा है या आपकी ट्रेडिंग जो फीस आती है या कोई न्यू लिस्टिंग्स आती हैं, वो सारी जो रेवेन्यू होगा, वो आपकी अर्निंग्स होगी, वो आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगी या स्टॉक के पास जाएगी। सो इसमें अभी पिछले साल के निस्बत देखा जाए तो 4 म्यूचुअल फंड्स ने अपने आप को लिस्ट किया है, 12 इक्विटीज ऑलरेडी आई हैं यहाँ पे, 15 डेब्ट की होल्डिंग्स जो है वो यहाँ पे आई हैं। तो उसका सारा जितना भी कैश आपके पास आ रहा है
वो सारी ये कंपनी यूज कर रही है। अच्छा, कैश इसका थोड़ा सा स्टक भी हुआ है, ये भी हम थोड़ा सा नेगेटिव एक चीज भी बतानी चाहिए, और वो बेसिकली क्या है कि एनटीएस की जो फीस है वो आपकी काफी हद तक ये दे रहे हैं, क्या इनको देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से निस्बतन थोड़ा सा कैश, नेट चेंज इन कैश इनका नेगेटिव है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा जो आपकी ऑक्शन है उसकी तरफ भी ये थोड़ा सा काम करना चाह रहे हैं, उसकी मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक इनकी थोड़ी सी कॉस्ट है जो कि थोड़ी निस्बतन इंटरनेशनल कंपनी से इन्होंने तो मार्केटिंग के ऊपर ही काम करवाते हैं, दैट इज बेसिकली डीबीएजी के नाम से एक कंपनी है, ड्यूश एजी एक कंपनी, उनकी थोड़ी सी फीस निस्बतन बढ़ी है, तो वहां से भी इनको थोड़ा सा पेमेंट अदा करना पड़ेगा। देखिए सारे फैक्टर्स जितने मैं आपको बता रहा हूँ इससे इनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि चूंकि ये अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, ये सारा आराम से अपनी फीस अदा भी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आगे जाके ये पूरा इस साल के अंदर ये अच्छा रह सकता है। ऑल्दो ये कोई नहीं कह सकता कि बहुत तेजी से, अगर ये ऑलरेडी परफॉर्म कर गया है तो कितनी प्राइस और ज्यादा करेगा। आपने तो ऑलरेडी जिस वक्त बताया था आपके अच्छे खासे, इसमें सबसे मेरे ख्याल से हमारी जितनी भी मैंने सजेस्ट की थी उसमें सबसे ज्यादा इसकी परफॉर्मेंस है। ज़बरदस्त अमार। फिर इसके बाद अगली पिक है, अच्छा ये जो अभी तक दोनों डिस्कस किए, हैस्कोल तो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में पड़ा हुआ है, जो आपका PSX है, ये शरिया नहीं है। अब जो एक अगला स्टॉक मैं डिस्कस करने लगा हूँ ये शरिया है, इसके ऊपर एक कंडीशनल बाइंग बनती है, वो ये बनती है, ये सिनर्जी का स्टॉक है, मैं बता रहा हूँ। अगर तो ये अपने हाइस को ब्रेक कर देता है जो कि 8.15 के हैं, तो फिर ये इजीली 9.8, और फिर ये जो रैली इसकी कंटिन्यू होती है ये फिर 12.74 के टारगेट्स को जाके हिट करेगी। राइट नाउ बहुत अच्छे सेटअप पे है, ऊपर गया, रिट्रेस भी हो रहा है बार बार, जिस तरह से ऊपर जा रहा है रिट्रेस भी हो रहा है, तो ये अच्छा साइन होता है एक अच्छी मैच्योर ट्रेंड के लिए, एक अच्छे हेल्दी ट्रेंड के लिए बेसिकली। सो अगर ये आपको 8.15 के ब्रेकआउट में मिलता है वहाँ पे बाय करें, नहीं तो ये कहीं नीचे मिलता है 6.95 से 7.05 के रीजन में, वहाँ बाय करना चाहिए, और इसका एसएल फिर आप रख लें 6.20 का। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छी रैली आने वाले दिनों पे दिखा दे। सो अमार सिनर्जी ये भी एक हमारी पिक्स में से था इस साल की, और अभी भी ट्रेंड कर रहा है, अच्छा चल रहा है। सो क्या लग रहा है अभी आपको फंडामेंटल्स के ऊपर, कुछ चेंज तो नहीं है अभी रिसेंट टाइम्स में, या इसके कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं अनकरीब? अच्छा, ऑलरेडी इस दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स जिसकी रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज की है, 51% का इसका पिछले साल की निस्बत रेवेन्यू इंक्रीज किया है। अर्निंग्स ऑलरेडी पिछले साल नेगेटिव थी, इस दफा जो है अगेन पॉजिटिव आ चुकी हुई हैं, और ये अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट जो इनकी प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इनके पास ठीक ठाक ज्यादा है। तकरीबन ये 156,000 एनुअल इनके पास कैपेसिटी है बैलेंस पर डे के हिसाब से, और ऑयल रिफाइनरी के अंदर ये काम करते हैं, ऑयल मार्केटिंग के अंदर इनका काफ़ी ठीक ठाक बिजनेस है, ऑयल शिपिंग के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम है। सिंध के अंदर ओवरऑल देखा जाए 46% सेल्स इनकी सिंध से आती हैं, फिर आपकी पंजाब में 36% जो आपकी पंजाब के अंदर है। ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा क्रूड कैरियर्स के अंदर भी इनका काम है, स्यूजमैक टैंकर्स के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा काम है, तो ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और रिसेंटली अगर आपने देखा, जो हमने रिफाइनरी पॉलिसी की बात की थी, तो जितनी भी आपकी जो रिफाइनरी पॉलिसीज के तहत आपको गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई आप अपनी अपग्रेडेशन करें। सो अपग्रेडेशन ये जो है कंपनी ने इसने स्टार्ट कर दी, इन्होंने नोटिफाई कर दिया कि हमने स्टार्ट कर दिया, और ऑलमोस्ट इनकी जो लागत आएगी या कॉस्ट आएगी वो $1 बिलियन इसके ऊपर आने वाली है, जो कि इन्होंने अब स्टार्ट कर दिया है। मुझे काफी अच्छी कंपनी लगती है आफ्टर ATRL। ठीक है, ATRL मेरी टॉप पिक है रिफाइनरी के अंदर, उसके बाद मुझे अगर किसी स्टॉक में थोड़ा पोटेंशियल नजर आता है वो सिनर्जी है। चलिए ज़बरदस्त अमार। फिर अगली पिक एक और सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक में आता है, वेव्स अप्लायंसेस के नाम से। ये बहुत अच्छी इसकी भी फ्लैग की फॉर्मेशन बनी हुई थी, रैली किया, 7 रुपये से बढ़ता हुआ 14 रुपये हुआ, ऑलमोस्ट डबल हुआ। डबल होने के बाद फिर से इसने रिट्रेसमेंट दिखाई और 50% की थी, और राइट नाउ एक डिसेंडिंग पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, और उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कर रहा है। सो करंट प्राइस के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। फर्स्ट टारगेट इसका TP 112.66 होगा, सेकंड 14.36 है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका एसएल जो लगाना है आपने 9.80 का रखा जा सकता है। सो ये एक अच्छी पिक नज़र आ रही है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रैली को कंटिन्यू करे। अमार फंडामेंटल्स इसके कैसे हैं वेव्स होम अप्लायंसेस के? अच्छा, वेव्स का ओवरऑल रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो इसमें डिक्लाइन है, वैसे 13.4% इसका डिक्लाइन है पिछले साल की निस्बत। EPS तकरीबन इसकी 30% डाउन है, तो अगेन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी तो मुझे नहीं लग रही।
मैनेजमेंट भी मैंने देखा है कि ओवरऑल इसकी सेलिंग वाली साइड पे है, सेल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा शेयर्स। ऑल्दो इनका अगर डीप फ्रीजर की बात की जाए, प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो 44% का मार्केट शेयर है, विच इज़ बिग। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो अगर हमारा ये सेक्टर फूड का सेक्टर हो गया, वो अगर परफॉर्म कर रहा है, या आपकी गर्मियों के अंदर जो सीजन आपका जो अभी पिछला गुजरा है, उसमें अगर इनकी सेल्स बढ़ी होंगी तो वो डीप फ्रीजर की साइड से बढ़ी हुई है। लेकिन ओवरऑल अभी आपने देखा रेवेन्यू वगैरह डाउन वाली साइड पे है। एक कहानी इसमें ये नजर आ रही है कि जॉइंट वेंचर ये करना चाह रहे हैं, एक ग्लोबल अप्लायंस का प्लेयर है, उनके साथ मिलकर यहाँ पे एक जॉइंट वेंचर करेंगे एक दो प्रोडक्ट्स के अंदर। तो वो अभी देखना है कि वो कहानी कैसे मेच्योर होती है, और अगर जैसे होगी उसके बाद वी कैन अपडेट यू गाइस। लेकिन ओवरऑल अगर फंडामेंटली पिक मैं इसको कंपेयर करूंगा पाक इलेक्ट्रॉन के साथ, अगर पाक इलेक्ट्रॉन है तो पाक इलेक्ट्रॉन मुझे ज्यादा अच्छी कंपनी लगती है एज कम्पेयर टू वेव्स ऐप, और वो हमारी टॉप पिक भी थी, उसने ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन दी है। सो दिस वुड बी फ्रॉम माय साइड। हाँ, बिल्कुल सही अमान। अच्छा, फिर इसके बाद एक और हमारी टॉपिक है, ये भी शरिया स्टॉक है, क्रिसन स्टील की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें भी जो कंसोलिडेशन टाइम है इसका तकरीबन पूरा हो चुका है। पहले भी जब इसने रैली की थी, जो तकरीबन आपकी थी, स्टार्ट हुई 35 से 79 तक, एंड देन दोबारा नीचे आ गया था 50 तक। और जो इसकी टाइम साइकिल्स के ऊपर कंसोलिडेशन टाइम है वो अब यहाँ पे इस साइकिल के ऊपर पूरा हो रहा है, जो 130 का हाई लगाने के बाद 96 के करीब आके पूरा होता है। राइट नाउ इसने एक अच्छे, आज की क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिखाई, जो 114 के करीब था। सो करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, थोड़ा नीचे मिलता है 105 104 के करीब, वहाँ पे ऐड करें। 99 का इस केस में स्टॉप लॉस होगा। सो आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजी टारगेट्स हैं 125 130, और इस पे ए बी सी इक्वल्स टू सी डी का पैटर्न पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 155 तक भी आप इसकी रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अमार, इसके फंडामेंटल्स के ऊपर ये हमारी हमेशा से अच्छी पिक रही है। हमने आई थिंक 2 दफ़ा इसके ऊपर स्विंग कॉल्स दी हैं, और दोनों परफेक्टली परफॉर्म करके गई हैं, और दोनों पे टारगेट्स हमेशा हमारे हिट हुए थे। राइट नाउ अमार, अभी इसके कोई रीसेंट टाइम्स में कोई फंडामेंटल चेंज है आपकी? तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कंपनी है जो फंडामेंटल्स के ऊपर आप पसंद करते हैं जी। बिल्कुल, ये भी टॉप पिक्स में है। टॉप 25 मेरी जो सजेशन थी उसमें थी। अगेन इसको एक K4 का प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो हम पहले भी बताते रहे हैं, और प्रोजेक्ट में इनको वो मतलब फाइनल प्रोजेक्ट है, उनको पता है कि भाई इतना पैसा हमें आना ही आना है, उसको हमने आगे डिलीवर करना है, ठीक है। तो ये तो इनकी कहानी चल रही है। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट अगर आप देखें वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था लास्ट टाइम, लेकिन अभी जो रिसेंटली सितंबर का जो डाटा इनका जो लास्ट क्वार्टर गुजरा है उसमें इनकी अगेन जो है वो रेवेन्यू भी बढ़े हैं, और इनकी जो अर्निंग्स है वो अगेन ऊपर गई हैं। पिछले साल तकरीबन 14 की ईपीएस तकरीबन आई हुई थी, इस दफा 17 की है। तो ओवरऑल आप देखें 20-25% का इजाफा नजर तो आ रहा है, लेकिन ओवरऑल जो गेन इसने पिछले सालों में हमें दे दिया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। तो मैंने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि इस दफा क्वार्टर की अर्निंग थोड़ी सी नीचे आई है। जो हमने एक दफा पहले कॉल दी थी तब तो मैंने कहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उस टाइम पे अगर आपको याद होगा 50 का शेयर था, 50 का शेयर हमने 120-25 की राइड सबको दिलवाई थी, फिर 125 से ये थोड़ा सा जिगजैग किया। तो मैंने वहीं पे बताया था कि आपका क्वार्टर और क्वार्टर थोड़ा सा रिजल्ट खराब आया, कंपनी बुरी नहीं है, आगे जाके बेहतर होगी। और इस दफा जो अब इसका रिजल्ट बेहतर आया, तो एक्सपेक्टेशन अब यही है कि यहाँ से इसको परफॉर्मेंस करनी चाहिए। बिल्कुल सही अमार, ज़बरदस्त। तो ये हमारी टॉपिक्स थी जिसमें 3 शरिया स्टॉक्स हैं, 2 नॉन शरिया स्टॉक्स थे। सो अब देखें कैसी परफॉर्म करती है, उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए। बहरहाल अभी तक हमारी जो कॉल्स चली हैं उस पर कोई एसएल हिट नहीं हुआ, वो ट्रेड ओपन है। अगर आप उन ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हैं तो उनके बाय टू लेवल्स को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, डर के पीछे ना हट जाइएगा सही है। और स्टॉप लॉस भी, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ जाने से पहले हम अपनी कम्युनिटी में, हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा होता है, जो दुनिया की बेहतरीन कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी होगी इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। संडे को मैंने और अमान ने पूरी अलमनाई से हमारी जो कम्युनिटी है उनके साथ हमने सेशन किया, और उसमें हमने कुछ अपनी जो नई स्ट्रैटेजीज थी उनको डिस्कस किया, और जो नए डेवलपमेंट्स किए हैं कम्युनिटी के ऊपर उसको डिस्कस किया। फिर मंडे को अगेन अमान ने एक और सेशन किया कम्युनिटी के साथ, और वो भी बड़ा ज़बरदस्त रहा। जो हमने नई स्ट्रैटेजीज़ और नई चीज़ें डिस्कस की उसके बेसिस के ऊपर हमने ट्यूसडे को एक जाके लाइव ट्रेडिंग सेशन किया अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ। और उस कम्युनिटी में उस सेशन में हमने कोई 15 या 16 ट्रेड कॉल्स दी, और 14 या 13 के टीपीज हिट हुए। 93% का विन रेट था, मैसिव सक्सेस रेट अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर थर्सडे को उन्हीं स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर पूरी कम्युनिटी ने, जो हमसे सीख रहे होते हैं, खुद ही लाइव सेशन को कंडक्ट किया, और उसमें उनकी तकरीबन 6 टीपीज हिट हुई हैं।
out of 8 or 9. So again massive returns, massive gains. अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हमारे सक्सेस स्टोरीज़ के चैनल पे जाएं सो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग यहीं बैठे हुए हैं क्योंकि इतने माशाल्लाह से अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं। जहाँ पे प्रॉफर्म्स को पास कर रहे हैं यहाँ पे आप देखते जाइए, ये रात को इन्होंने 2 ट्रेड्स लिए, $136 का प्रॉफिट, उसके बाद इनका $500 का प्रॉफिट्स। यहाँ पे देखिए ये क्या इन्होंने, अच्छा हमारी कम्युनिटी के अंदर माशाल्लाह इतने अच्छे ट्रेडर्स हैं, सो वो ख़ुद भी कम्युनिटी के लिए लाइव ट्रेडिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे होते हैं। कम्युनिटी इतनी हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब एक दूसरे के लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे 5 इन्होंने कॉल्स दी, 4 टीपीस, 1 एसएल। ये दुनिया में कहाँ होता है यार, मुझे ये बताएं। सही है सर। ये एक और बॉय का हमारा ये प्रॉफर्म पास हुआ माशाल्लाह, वेरी गुड। फिर ये देखिएगा खुद से सेल्फ इनेबल हैं, खुद से पैसे बना रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने $35 बनाए हुए हैं। ये लाइव ट्रेडिंग सेशन के रिजल्ट्स थे। 1 2 4 एसएल्स हिट हुए हैं और तकरीबन 16 कॉल्स हैं और मैसिव गेंस और ज़बरदस्त वो। और यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज़ ही सक्सेस स्टोरीज़ नज़र आएंगी। सो अगर आप सीख के समझ के इन ट्रेडिंग को समझते हैं, चाहे फंडामेंटल्स हो या टेक्निकल्स हो, और काम करते हैं और ऐसी हेल्दी कम्युनिटी हो जहाँ पे सारे लाइक माइंडेड लोग बैठे हुए आपके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, सो बहुत ही मज़ा आता है, ना सिर्फ पैसे बनाने का बल्कि सीख के और ऊपर जाने का। सो ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी में। अब आगे चलते हैं हम। तो वैसे हमने इसको ऑटोमेट भी कर दिया है, सो बिल्कुल ऑटोमेशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। बिल्कुल ऑटोमेशन पे जा रहे हैं और आगे हमारे जो हमने फेजेस डिफाइन किए हुए हैं कि हम किस तरीके से इसको ऑटोमेट करेंगे, तो ये आगे जाके इतना अच्छा हो जाएगा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी फिर। अच्छा, इसके बाद अमार शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को। DXY डॉलर इंडेक्स के ऊपर डाइवर्जेंस बनी हुई थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो डाइवर्जेंस इन प्ले है राइट नाउ। इसने अपना हायर लो को ब्रेक करके ये नीचे आया है। मुझे लगता है कि यहाँ से ये नीचे आएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इसमें एक बाउंस आना चाहिए लोअर हाई के लिए और फिर दोबारा नीचे आए। सो डॉलर फिलहाल जो जितना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था ट्रम्प के आने से पहले और ट्रम्प के आते ही ये अब वीक होना शुरू हो गया। सो ओवरऑल अगर हम डॉलर इंडेक्स को वीक देख रहे हैं तो हमारी एक ट्रेड चल रही है पाउंड यूएसडी की, स्टिल रनिंग है। और इसके ऊपर 1 आवर के ऊपर हमने इसके टारगेट्स जो रखे हुए हैं वो तकरीबन 1.24700 के हैं, उसके करीब करीब गया है और दोबारा नीचे आ रहा है। स्टिल ये ट्रेंड कर रहे हैं। अगर इसको बाय करना है तो किसी भी हायर लो के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये अच्छी सपोर्ट है 1.23716, यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएल 1.22900 का रखें और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करें 2473 1.25 को जाके टेस्ट करें। अमार कोई फंडामेंटल चेंजेस हैं पाउंड में, यूएस डॉलर में? अच्छा, एक मैंने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैंने ये बताया था कि पाउंड यूएसडी अगर आपका रिवर्स करेगा तो हमेशा मैं ये क्या करता हूँ, एक हमने लॉन्ग फंडामेंटली एक लॉन्ग बायस बनाया होता है। लॉन्ग बायस से मतलब ये होता है कि अगर आपका एक लॉन्गर टर्म के हिसाब से बायस बना रहे होते हैं और एक शॉर्टर टर्म होता है। शॉर्टर टर्म आपका वीकली हिसाब से होता है, तो लॉन्गर टर्म के हिसाब से जो मेरी बायस थी वो डॉलर के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, और पाउंड के हिसाब से बहुत वीक थी। लेकिन मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि अगर वीकली बायस ऐसा आया कि पाउंड के अंदर आपको थोड़े से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नजर आ गए और डॉलर के अंदर थोड़े से नेगेटिव आ गए, तो वीकली ये थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, यानी कि बेहतर पाउंड यूएसडी ऊपर चला जाएगा। अच्छा, वो हुआ यही कि हमारे फंडामेंटल्स के अंदर डॉलर के जो थे वो 2 नेगेटिव फैक्टर्स हम काउंट करते हैं, तो 2 नेगेटिव थे और 1 पॉजिटिव था। तो अगेन डॉलर अगर आप इस वीक के अंदर देखें तो नेट नेगेटिव रहा, और पाउंड जो था उसके 4 फैक्टर्स हमारे ग्रीन आए थे और 2 फैक्टर्स जो है हमारे नेगेटिव आए इस वीक के अंदर। तो पाउंड हमारे पास नेट पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर भी ना, अगर आप डिसीजन मेकिंग करें फॉरेक्स की, फॉरेक्स फंडामेंटल्स जो हमने कोर्स लॉन्च अभी रिसेंटली बैच की रजिस्ट्रेशन भी ओपन है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो टेक्निकल एनालिसिस आ रहे हैं। सो वो सिंपल क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल्स का आप इस तरह अप्लाई करेंगे और आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो पाउंड यूएसडी इस वजह से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि परफॉर्मेंस दे रहा है। ज़बरदस्त अमार। अच्छा, फिर गोल्ड हम बुलिश थे और रैली इसकी हम ट्रेंड को राइड कर रहे हैं और मेरे ख्याल में दिसंबर की शुरू में हमने कहा था कि ये साइडवेज रहेगा और दिसंबर एंड में बाय करना है। और आप यकीन जाने कि 30 दिसंबर को जो 2597 लगा वो लो था। 2597 से राइट नाउ ये 2776 पे चल रहा है। सो मैसिव राइड और सिंपल हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं। कोई इसने तंग नहीं किया। अगले 3 हफ्ते के अंदर इसने इतने बड़ी गेंस दे दी हैं। इस एक सिंगल विदाउट लेवरेज ट्रेड के ऊपर आपके प्रॉफिट्स भी पास हो सकते हैं, आपकी स्विंग ट्रेड्स के ऊपर इतने पैसे बन सकते हैं।
और जनवरी बुलिश था, वो हमने डिस्कस किया था कि बुलिश है। राइट नाउ जो इसके अपने हाइज हैं ऑल टाइम के, उसको जाके टेस्ट करेगा, फिर देखते हैं कि क्या करता है वहाँ जाके। जो इसके बन रहे हैं 27, 89, 92 ये बनते हैं, और मुझे लग रहा है कि ये इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर रैली करे, और हमने इसके जो प्रोजेक्शंस निकाली हुई हैं वो इस साल $3200 की, स्ट्रेट सीधा भी नहीं जाएगा, वापस आगे रिट्रेस करके थोड़े टाइम के बाद फिर जा सकता है। सो अमार, अगेन डॉलर इंडेक्स आपका वीक हुआ इस हफ्ते, और गोल्ड जो है वो बुलिश हो गया। सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाइस को ब्रेक कर जाए और रैली करे फर्दर। बिल्कुल ऐसे ही है। जनवरी आप लोगों को पता है कि आपने जैसे मेंशन किया वो स्ट्रांग होता है गोल्ड के लिए। मार्च का थोड़ा सा पीरियड होता है जहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड नीचे आता है, तो दैट वुड बी द टाइम जहाँ पे अगर आपने दोबारा से बाइंग करनी होगी, तो वहाँ पे अगर आपको रिट्रेसमेंट वगैरह मिलती है तो फिर आप इसको बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी के सिचुएशन के मुताबिक अगर आप ये कहें कि अच्छा मैं मार्च का वेट करता हूँ और यहाँ से गोल्ड थोड़ा सा और रैली कर जाए, फिर जब नीचे आए तो आपकी आज के दिन से भी वो थोड़ा सा ऊपर हो, तो ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, डॉलर जो है आपका बेरिश हुआ तो गोल्ड उसके ऑपोजिट चलता है, तो वो आपने देख लिया गोल्ड की परफॉर्मेंस से बेहतर है। वैसे मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ, और वो मैंने बताया भी था कि पेट्रो डॉलर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका खत्म हुआ है, तो तब से अभी तक जो है कोई सिचुएशन इसकी नजर नहीं आ रही जब तक उसके ऊपर न्यूज नहीं आती, तो आपका गोल्ड के ऊपर काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सही है। सिनेरियो अगर हम रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात करें ना, तो इसको 2750 55 के जोन में बाय करना चाहिए, और एक्सपेक्ट करें कि 2730 इसका एसएल रखें, और एक्सपेक्ट करें कि अपने हाइस को ब्रेक कर जाए। सो 2750 55 इज़ अ रीजन टू बाय, और 2730 इज़ द रीजन फॉर अ स्टॉप लॉस, और उसके बाद आप यहाँ से एक्सपेक्ट करें 2790, एक ट्रेड इसके ऊपर बन सकती है आसान सी। आगे चलते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स में, नैस 100 की तरफ, जो हम बुलिश ही चल रहे हैं इसके ऊपर। स्टिल हमारा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड है और कंटिन्यू करेगा, और जो इसके हाइज अभी लगे थे 16 दिसंबर को, मुझे लग रहा है वो ब्रेक हो जाएंगे, और हम इसके टारगेट्स को आई कर रहे हैं 24,000 के करीब। सो बहुत सिंपल सी ट्रेड है। 20,250 इसका एसएल जो हम राइट करते हुए आ रहे हैं, अगर किसी को ट्रेल करना है 20,500 अप हो जाएगा, और जब ये इसको ब्रेक करे 22,130 140 को, जो इसके हाइज हैं, फिर ये हम एसएल थोड़ा और ऊपर मूव कर सकते हैं। सो हम इस ट्रेंड को राइड करेंगे ऑल द वे टूवर्ड्स 24,000 इस साल। सो ये बड़ा सिंपल सा ट्रेड प्लान है, और हमारी ट्रेड्स इस पे प्रॉफिट में जा रही हैं, जिनकी पोजीशंस ऑलरेडी ओपन है। अमार, कुछ चेंज है फंडामेंटल्स, या ट्रम्प की स्पीच के बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स फर्दर रैली करेंगी, स्पेशली उनकी यूएस स्टॉक मार्केट्स? बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रम्प के ने तो ही इज़ अ स्टॉक मार्केट फ्रेंडली, और वो उसने ऑलरेडी काफ़ी ऐसी बातें की हैं जिससे मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी बेहतर आपके हालात रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि वो परफॉर्मेंस जो आपकी 2023 या 2024 में जितना बड़ा जंप आया है, इतना शायद गेन्स इस साल ना हो सकता है हो भी जाए। दैट डिपेंड्स कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो कैसी आ रही हैं। लेकिन मेजर जो बात है, जो हम फराज जिस तरीके से हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता रहे होते हैं, यहाँ पे आई विल आस्क यू कि आप नेटफ्लिक्स का जरा एक दफ़ा चार्ट जरा खोल के दिखा दें, एंड रॉबिन हुड का भी जो है वो ग्राफ खोल के दिखाए। सो उसने ये नेटफ्लिक्स और जो रॉबिन हुड है, अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने मॉडल के मुताबिक कंपनीज कुछ बताई थी कि ये बेहतरीन मेरे मॉडल के मुताबिक कंपनीज आ रही हैं, और जब मैंने बताई थी तो उससे आप अभी देख लें कि नेटफ्लिक्स की रिसेंटली अर्निंग्स आई हैं तो ये शूट कर गया, यानी कि 20% तो इसने वहीं से गेन दे दिया है। सिर्फ फंडामेंटली क्या है कि आपने स्ट्रॉन्ग पिक किया है और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस देखें कितनी जबरदस्त आई है। सो बिल्कुल ऐसे ही 20% है। का गेन तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हमार बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है। सिंपल दाव थ्योरी, हायर हाइज एंड हायर लोज, कहीं पे इसने ट्रेंड को ब्रेक ही नहीं किया, रैली करता हुआ आ रहा है, और लास्ट ये $350 से इस टाइम $986,000 के करीब जा रहा है, और ये रैली कर रहा है। और आपकी पिक शानदार पिक थी, और अभी तक भी इसमें कोई साइन नहीं है कि इसका यहाँ पे टॉप लगे। सो परफेक्ट कॉल है, और मेरे ख्याल में अभी भी इसमें पोटेंशियल है, इसको राइड कर सकते हैं। हुड का भी दिखा दें। रॉबिन हुड एक और वन मोर कंपनी जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंक्रीज आया इन अर्निंग्स और रेवेन्यू वगैरह, ये काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी रह सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने भी विद इन 1 मंथ काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे दी है, बहुत ट्वेंटी ज़बरदस्त ट्वेंटी परफॉर्मेंस फाइव। है। इस साल ये तकरीबन $35 से 50 हो गया, आपकी 30% से ज़्यादा की गेंस हैं, और मैसिव पैराबॉलिक मूव है। और मुझे लग रहा है कि ये अपने जो हाइज थे $83 के, उस तक को जाके टेस्ट कर सकता है इस साल, जिस तरीके से इसका ट्रेंड बना हुआ है। सो अगेन अच्छी पिक है, ये भी रिट्रेस करता है, नीचे कहीं आता है, इसको बाय करना चाहिए
टुवर्ड्स $80 $85 के लिए, सो ये भी अच्छी पिक है। अच्छा अमार, इसके बाद अब क्रिप्टो पे आ जाते हैं। राइट नाउ क्रिप्टो इज बूमिंग। जो आपकी BTC था उसने नया हाई लगाया $1,10,000 का, एंड देन दोबारा नीचे आ गया। स्टिल मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये $1,10,000 को ब्रेक करेगा, और ये ब्रेक करने के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि अगली जो इसकी $20,000 की जो है वो लेग बन सकती है, यानी कि $130 इसकी फिर नेक्स्ट प्रोजेक्शन बनती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ 110 को ये इजीली ब्रेक कर जाए और फिर ये नई रैली इसकी कंटिन्यू हो। इसके बाद हम लोग हमेशा से इसको देखते हुए आ रहे हैं इथेरियम को, और हम आए कर रहे हैं कि अपने $4,000 को ब्रेक करें, जहां नीचे मिले इसको बाय करें। सो इस हफ्ते पूरे इसने अपॉर्चुनिटी दी, $3,200 को 2-3 दफ़ा टेस्ट किया, वहां से दोबारा 34 हो गया। सो देखें कब ये 3550 को ब्रेक करते हैं और फिर 4000 को एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, फिर $4,800 ऑल टाइम हाइस के करीब देखेंगे इसको। सो ये दोनों अभी तक अच्छे ट्रेंड में ही नज़र आ रहे हैं। BTC का 110 का ब्रेकआउट का वेट करें, इसका 3550 के ब्रेकआउट का वेट करें, और एक्सपेक्ट करें कि दोनों अभी फर्दर रैली करेंगे। क्रिप्टो में ऑल सीज़न शुरू होने वाला है, ये जो फेब से लेके अप्रैल होते हैं 3 महीने, इसमें ऑल्ट्स बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं। सो मेरे नज़र में एक है ओमनी USDT, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस टाइम ट्रेड कर रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। इस पे नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक इसका लेवल डिफाइन किया हुआ है 10.70 का, ये ब्रेक करता है सो इजीली $13 फिर $15, ये इसमें आराम से 30-35% की अपसाइड नज़र आती है। और इन केस ये अभी टाइम लेता है इस कंसोलिडेशन बॉक्स से निकलने के लिए, तो ये नीचे कहीं किसी सपोर्ट में मिलता है $8.25 $8.5 वहाँ पे बाय करना चाहिए, और एक्सपेक्ट यही करना चाहिए $13 तक जाए। सो इसके ऊपर बाय स्टॉप्स लगा के मेरे ख्याल में पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू बाय स्टॉप्स लगाएं और इंतज़ार करें कब ब्रेकआउट देता है। सो अमार, मेरी तरफ से ये एक टॉपिक थी क्रिप्टो की। बाकी BTC, इथेरियम, आपका नैस्डैक, GUA स्टिल रैली करते हुए नज़र आ रहे हैं, गोल्ड भी रैली करते हुए नज़र आ रहा है। सो ये अच्छे बुलिश ट्रेंड्स में जहां भी नीचे रिट्रेसमेंट पे हायर लो के करीब मिले वहां पे अटेम्प्ट करना चाहिए। परफेक्ट हो गया। चलें फिर वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा जो पिक्स आप लोगों को बताई हैं बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, फंडामेंटली भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, टेक्निकल्स भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। अगेन ये एक ऐसी स्किल है, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से। ट्रेडिंग आप कोई भी एज में हैं, चाहे आप रिटायरमेंट एज में हैं, चाहे आप बहुत यंग हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इवन के यहाँ पे हमारी सिचुएशन ऐसी भी है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अब रिटायरमेंट की एज तक पहुंचने वाले हैं, और वो अब हमें मुझे ये कहते हैं या फराज को ये कहते हैं कि वी सी समथिंग के जो हम रिटायरमेंट के बाद सोचते थे कि यार पता नहीं हम क्या करेंगे, तो हमें एक स्किल मिल चुकी है ऑलरेडी, हमने अच्छा पैसा बनाया है, हमें कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके भी हम इसको इस्तेमाल करके अपने लिए अच्छे पैसे बना सकते हैं। सो बी पार्ट ऑफ दिस। पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, 60% से ज़्यादा USA में करते हैं। इवन हम हमारा नेबरिंग कंट्री 11% से ज़्यादा, तो 11-12% जो है वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए। पाकिस्तान में अभी भी करंटली 0.1% 0.2% है। सो आई डोंट नो कि हमने कब जागना है। जितनी जल्दी हम जाग सकते हैं उतना ही लिए हमारे लिए बेहतरी है। पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, हम थोड़ा सा डिले करके चलते हैं। ट्राई हम यही कर रहे हैं, हम अपने एंड से कोशिश करते हैं सरमाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गाइड करें ताकि आप लोग भी इस साइड पे आए। चलें नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सरमाया की टीम की तरफ से, अल्लाह हाफिज़। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।